हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। क्यों चर्चा में है, इसकी क्या खासियत है, इन सभी को जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब और घंटी को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। नई शिक्षा नीति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कर ली गई है नई शिक्षा नीति को, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उसने इसे मंजूरी दी है। देश भर में विद्यार्थियों में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म लाने के लिए यह लाया गया है। यही इसका मकसद है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। क्यों चर्चा में है नई शिक्षा नीति, आइए जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म, याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना ही इसका मूल मकसद है। नई शिक्षा नीति 2020 34 साल बाद पुरानी शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कितने साल बाद, तो 34 साल बाद। और कौन सी शिक्षा नीति की जगह लेगी, तो पुरानी जो शिक्षा नीति 1986 में जो बनाई गई थी, उसको अब चेंज करके नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाएगा। इसलिए ये प्रश्न पूछ सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन, इनका नाम याद रखिएगा, की अध्यक्षता वाली समिति ने दिया है। यानी इस समिति के जो अध्यक्ष थे नई शिक्षा नीति के, वे इसरो प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो प्रमुख थे। इनका नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे नई शिक्षा नीति के, तो के कस्तूरी रंगन, और ये इसरो प्रमुख थे पूर्व, मतलब पूर्व अध्यक्ष थे इसरो प्रमुख, और इन्होंने ही इस नई शिक्षा नीति को तैयार किया है। इसलिए इनका नाम किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह कोई पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, उसमें यह पूछ सकता है कि किसने इस नई शिक्षा नीति को तैयार करवाया है, तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह तैयार हुआ है। के कस्तूरी रंगन इसरो प्रमुख रहे हैं पूर्व में, ये भी याद रखिएगा, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये तैयार हुआ है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ और 1952 में इसमें कुछ अप टू डेट किया गया, और मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी। यह पूछेगा कि कब सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, तो 2016 में सौंपी गई। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे नई शिक्षा नीति की उस समय, तो TSR सुब्रमण्यम कर रहे थे। ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 2016 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। अब सरकार कौन था, तो 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आई थी। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में चेंज करने के लिए हमेशा ही उनका प्रयास रहा, और उन्हीं के प्रयास के कारण 2016 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया। जो रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया नई शिक्षा नीति 2016 से संबंधित, उस रिपोर्ट से कुछ इनपुट निकाला गया, और जून 2017 में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह पूछेगा कि पहले यह रिपोर्ट किसने सौंपी, तो आपको सुब्रमण्यम ने 2016 में रिपोर्ट सौंपी। किसको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को,
और फिर एक समिति 2017 में बनाई गई, इसको याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष जो हैं कस्तूरीरंगन बनाए गए थे। और ये नई शिक्षा नीति का प्रारूप समिति का गठन किया गया था इनकी अध्यक्षता में, कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। इसको याद रखिएगा 2017 में। 31 मई 2019 को समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दी। अब ये जो 2017 में नई शिक्षा नीति पर जो गठन समिति का किया गया था, जिसके अध्यक्ष कस्तूरीरंगन थे, उन्होंने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट जो है मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दिया। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। कब दूसरी बार नई शिक्षा नीति से संबंधी समिति का गठन किया गया था, इसको याद रखना पड़ेगा, जून 2017 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 31 मई 2019 को। और किसको सौंपी थी? तो मानव संसाधन मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो ये हमारे लिए जो डाटा है इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है यही पूछेगा कि कब दूसरी बार नई शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया। तो ये 2017 में जून में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कस्तूरीरंगन। इन्होंने किसको सौंपा रिपोर्ट और कब सौंपा? तो ये 31 मई 2019 और मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा। ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किया गया है स्कूली स्तर पर, आइए उसको भी हम जानते हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह पर 5, 3, 3, 4 के 4 स्तर का स्वरूप अब लाया गया है। इस आधार पर विभाजन किया गया है स्कूलों का। अब जो है 10+2 नहीं रहेगा। पहले जो था कक्षा 10 तक समान पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय चुनते थे, लेकिन अब जो है 9 से ही विषय को चुनना शुरू हो जाएगा। आइए एक एक कर हम जानते हैं। पहले 5 वर्ष तक फाउंडेशन कोर्स रखा गया है, जिसमें 3 साल तक आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी स्कूली पहले नहीं था, उसके जगह पे अब आंगनबाड़ी में प्री स्कूल लाया गया है 3 साल तक। मतलब 3 साल तक आंगनबाड़ी में प्रारंभिक जो पढ़ाई होगी वह आंगनबाड़ी में बच्चों का होगा। 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी। ये 5 साल के तहत शुरुआती में बच्चों की पढ़ाई होगी। 3 साल उनको आंगनबाड़ी में प्री स्कूल में पढ़ाया जाएगा, प्री स्कूलिंग में। 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 यानी पहला और दूसरा क्लास होगा। ये होगा फाउंडेशन कोर्स के तहत। अब 3 साल जो होगा वह 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। मतलब तीसरे क्लास से लेकर 5वें क्लास तक की पढ़ाई जो होगी ये 3 साल होगी। इसमें जो है गणित, विज्ञान, कला आदि की पढ़ाई की जा सकेगी। और 8 से 11 साल के बच्चे जो हैं इसमें भाग लेंगे। मतलब ये जो तीसरा से लेकर 5वां तक 3 साल का जो पढ़ाई होगा स्कूलों में, इसमें 8 से 11 साल के बच्चे इसमें शामिल होंगे। 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वह मातृभाषा में होगी। पहले भी होती थी, लेकिन पहले अंग्रेजी में प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी को महत्व दिया जाता था। लेकिन अब कहा गया है कि नहीं, 5वीं तक जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में कराया जाएगा और संभव हो तो 8वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराया जाएगा। ये अभी भी कमी है सरकार की, क्योंकि आप नीचे स्तर पे हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, यानी मातृभाषा में हिंदी मीडियम में हो गया, या 22 भाषा है कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इसमें आप पढ़ाएंगे। और फिर जो है आप कह रहे हैं कि 8वीं के बाद जो है माध्यम चेंज हो सकता है, अंग्रेजी में बच्चे पढ़ेंगे या हिंदी में पढ़ेंगे या अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। तो बाद की जो शिक्षा होगी वह पूर्णतः अंग्रेजी में होती है, जो कि बड़े बड़े कॉलेज जो होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ हिंदी में या मातृभाषा में किसी में भी पढ़ाई अच्छे ढंग से होती नहीं है। केवल अंग्रेजी माध्यम को ही महत्वपूर्ण वहाँ माना जाता है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं IAS, PCS से लेकर SSC, बैंकिंग, रेलवे में, उसमें भी अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। तो आपने बच्चे का नींव तो यहीं ख़राब कर दिया। नई शिक्षा नीति में भी ये कमी है, इसको भी जानिए। अगर आप
मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि ये कमी है। हमने चीन की शिक्षा नीति को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, उसकी ही तहत हमने शिक्षा नीति को यह लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन चीन ने अपनी मंदारनी जो भाषा है वह प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज स्तर तक उसकी भाषा वही रहती है। वहाँ हर चीज़ जो है अपने जो उसका जो भाषा है उस देश का, चीन का जो मंदारनी भाषा है उसी में पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ फिर चेंज करने की बात हो गई। 5वीं तक तो आप मातृभाषा में पढ़ाएंगे, जो 22 भाषा है उसमें कह रहे हैं कि 8वीं तक भी पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है माध्यम जो है हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भाषा का आप रखेंगे। तो फिर तो वही बात हो गया, नींव तो यहीं पे ख़राब हो गया। क्योंकि भाषा के आधार पर बाद में जो है बच्चे जो हैं जब उनको इंग्लिश माध्यम में पढ़ने में दिक्कत होता है तो वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्थिति ये है। प्राइवेट स्कूल के तो बच्चे नर्सरी से ही इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अब ये नई शिक्षा नीति में ये खामी, इसमें विचार करना चाहिए सरकार को कि ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही भाषा हो, जिससे बच्चे में पूर्णतः ज्ञान उस भाषा को हो और उसकी भाषा के आधार पर ही उनकी जीविका का आगे का संसाधन मिल सके, संभावना बढ़ सके। अब आइए जानते हैं क्लास 6 से 8 तक क्या होगा। इसमें कहा गया है कि कौशल विकास कोर्स शुरू होगा। कौशल विकास का अर्थ है कि बच्चे जो है कंप्यूटर में, मोबाइल बनाना या पेंटिंग या कला, जो उनकी रुचि होगी उसके अनुसार यहीं से पढ़ाई शुरू हो जाएगा 6ठे क्लास से ही। और विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा, मतलब कोई भी अगर चाहे तो आर्ट पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है, कोई भी विषय अपने अनुसार चयन कर सकता है। अब जो है 4 ईयर का जो बताया गया है लास्ट में, 9 से लेकर 12 तक, इसमें 9 से 10 तक पहला चरण होगा और 11 से 12 तक दूसरा चरण माना गया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के बीच विषय चुन सकेंगे। यानी यदि कोई चाहे तो साइंस ले सकता है, कोई मैथ ले सकता है, कोई फैशन डिजाइनिंग ले सकता है, अपने अनुसार यहाँ पे चयन करने की छूट दी गई है। पहले जो था ग्रेजुएशन के बाद यह छूट था, 10th से छूट था, जैसे 10th पास करते थे 10+2 में यह छूट मिलता था। लेकिन अब 9th क्लास से ही यह चेंज देखने को मिलेगा। सरकार के तहत यह लाया गया जो नई शिक्षा नीति है, यह सराहनीय कदम तो है। यह उसी तरह है जैसे योजना आयोग की जगह पे सरकार ने नीति आयोग ले आया, लेकिन उसे आम जनता को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। इस शिक्षा नीति से भी जो यहाँ एक लगाया गया है, अभी भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल में अंतर यही होगा कि जो आप क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हैं, यही अंतर प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बीच है। सरकारी स्कूल हमेशा मातृभाषा में शिक्षा को प्रारंभ करता है, वहीं प्राइवेट स्कूल जो है अंग्रेजी को ही बढ़ावा देता है। और यही बाद में डिफरेंस हो जाता है बच्चों के बीच। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है, जबकि हिंदी मीडियम या अन्य क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। खासकर IAS जैसे एग्ज़ाम में उनको ये सामना करना पड़ता है, वहाँ अंग्रेजी को ही महत्व है। चूँकि आप देख लीजिए कि जो अभी फाइनल कट ऑफ आता है IAS का, उसमें जो है मात्र क्षेत्रीय भाषा 5 से 10% होते हैं, बाकी 95% अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले ही पास होते हैं। या कई ऐसे कंपटीशन जो आप देखेंगे, कई ऐसे एग्ज़ाम आप देखेंगे, वहाँ भी यही स्थिति है। इसमें सरकार को सुधार करने की ज़रूरत है। त्रिभाषा फार्मूला, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी तीनों को अपनाया गया है। किसी को भी महत्व नहीं दिया गया है। चूँकि हिंदी को बनाने की बात चल रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विरोध किया गया, इसीलिए किसी भाषा को आवश्यक नहीं बनाया गया। बच्चे चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो अपने क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी हुआ, मैथिली हुआ, कन्नड़ हुआ, तेलुगु हुआ, मलयालम हुआ, इस सब में पढ़ सकते हैं। बच्चों का 3 स्तर पर मूल्यांकन होगा। स्वयं छात्र द्वारा मूल्यांकन होगा, जो स्वयं छात्र है उसके द्वारा मूल्यांकन होगा। सहपाठी द्वारा मूल्यांकन होगा, उसके साथ जो सहपाठी है वह उसका मूल्यांकन करेंगे। ये थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि इसमें जो है पक्षपात होने की संभावना है। और तीसरा शिक्षक द्वारा मूल्यांकन होगा। पहला स्वयं छात्र द्वारा, दूसरा सहपाठी द्वारा जो उनके साथ छात्र के साथ पढ़ते हैं, तीसरा शिक्षक द्वारा। तो ये तो पहले से ही होता था, इसको नया एक आयाम के तहत जोड़ा गया है, जिस पे विवाद भी आगे चल के हो सकता है। अगला नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जो बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा।
अब बोर्ड परीक्षा का स्वरूप क्या होगा इसे भी जान लीजिए। कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 परीक्षा होगी, यानी पहले भी होता था लेकिन अब 3, 5 और 8 परीक्षा होगी। लेकिन कक्षा 10 और कक्षा 12 यानी क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलेगा। अभी स्वरूप कैसा होगा इसके बारे में अभी उतनी खास बातें नहीं निकल के आई है, भविष्य में इस पर भी बताया जाएगा। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन एमए होगा, पीएचडी होगा अभी भी, लेकिन एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इसको समाप्त कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध पर ज़्यादा ध्यान देगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध पर अब ज़्यादा ध्यान देंगी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यूजीसी और एनसीटी समाप्त कर दिया गया है। अब एक नियम और एक नियामक बनाया जाएगा, एक नया नियामक बनाया जाएगा। इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। अब जो है केंद्रीय बीबी, राज्य बीबी, डिम्स बीबी, प्राइवेट बीबी, ये जो सब का अलग अलग नियम कानून था वह अब ऐसा नहीं होगा, सभी के लिए एक नियम होगा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का अलग नियम कानून होता था तो उससे स्टूडेंट को बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कानून और मेडिकल को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नियमन करेगी। अब जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये क्या करेगा? कानून और मेडिकल ये दोनों को छोड़कर जितनी भी उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता और नियमन करेगी। ये भी अच्छी बात है, ये सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। अब बीए का भी स्वरूप बदला है। जो हम लोग बीए करते थे उसमें भी 1 साल का जब हम बीए का पढ़ाई करेंगे तो हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल का जब हम पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल जब हम पढ़ाई करेंगे तो ग्रेजुएट हम हो जाएंगे। तीसरे साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे। बीच में भी हम पढ़ाई अगर छोड़ते हैं, 1 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो हमको कोई ना कोई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 साल में अगर हम पढ़ाई छोड़ते हैं तो डिप्लोमा हमको मिलेगा, और अगर तीसरे साल बीए पूरा करके छोड़ते हैं तब हमको ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा। पढ़ाई को कभी भी छोड़ने और शुरू करने की छूट इसमें दी गई है। पहले था कि बीए अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको फिर से फर्स्ट पार्ट में आना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 2 पार्ट किया और तीसरा पार्ट कभी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की क्या खूबियाँ हैं, सरकार ने क्या निर्धारित किया है, उसको भी जान लीजिए। पहला तो सरकार का मुख्य एजेंडा है कि सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। दूसरा है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए और न्याय सम्यक होनी चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। शिक्षा किफ़ायती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। किफ़ायती हर कोई वहन कर सके, हर कोई पढ़ सके। और जवाबदेही भी बनाया गया है शिक्षा को, ताकि जब बच्चा पढ़े तो कुछ आगे चल के बने। अब शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था इसका, इसको बदल दिया गया है। बीजेपी की काल है, बीजेपी ने अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कई सालों से बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। जैसे योजना आयोग का नाम जो है बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया बीजेपी के द्वारा, उसी तरह अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। अच्छी बात है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तो इससे लोगों को समझने में भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैंने नई शिक्षा नीति जो आया है उसके बारे में आसान शब्दों में आपको बताया कि किस तरह इसमें चेंज हुआ है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। कुछ और बदलाव हैं जो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसको लाएंगे, उसको भी देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक भेजिए ताकि लोग इस नई शिक्षा नीति को समझ सके। मैंने इसमें कमी और इसकी खूबी भी बताया, क्या इसकी खूबी है और इसमें क्या अभी कमी रह गई है। आप अगर मेंस दे रहे हैं किसी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। एसएससी बैंकिंग रेलवे में फैक्ट के रूप में इसमें पूछेगा। इसको भी याद रखिएगा कि प्रश्न इससे एक हर एग्ज़ाम में बनेगा, इसीलिए मैंने इसे विस्तृत रूप से आपके सामने रखा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो कुछ कमी या कुछ छूट गया हो इस पार्ट से संबंधित उसको भी मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को भी देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।